Hello everyone. My name is Akshay Udeshi, Senior Manager ETF at Mirae Asset Mutual Fund. 5 साल पहले शायद किसी ने सोचा होगा कि डिफेंस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट थीम्स में से एक बन जाएगा। फॉर डेकेड्स टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स इन्वेस्टर कन्वर्सेशंस को डोमिनेट करते थे, जबकि डिफेंस एक नीश सेक्टर माना जाता था। आज पिक्चर काफी बदल चुकी है। रिकॉर्ड गवर्नमेंट बजट्स, मॉडर्नाइजिंग आर्म फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर ग्लोबल अलायंसेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर बुक्स ने डिफेंस को सेंटर स्टेज पे ला दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या सिर्फ ये जियो पॉलिटिकल इवेंट्स का एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स है या फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट साइकिल की शुरुआत है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग इतनी रैपिडली क्यों बढ़ रही है, इंडिया आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस विजन 2047 के थ्रू अपनी पोजीशनिंग कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है और इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब हो सकता है। बट इज दिस चेंज अ टेम्परेरी रिस्पॉन्स या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साइकिल जैसे इन्वेस्टर्स कैसे लेवरेज कर सकते हैं? इसका जवाब देने से पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर से लेके इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया टेंशंस और इंडो पैसिफिक कंपटीशन तक ग्लोबल सिक्योरिटी का लैंडस्केप काफी चेंज हो चुका है। इन इवेंट्स ने गवर्नमेंट्स को एक चीज रियलाइज करा दी है कि नेशनल सिक्योरिटी को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मिलिट्री एसेट्स ओवरनाइट रेडी नहीं हो सकते। दे टेक इयर्स टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड डिप्लॉय। इसीलिए कंट्रीज अब डिफेंस स्पेंडिंग को किसी एक कॉन्फ्लिक्ट का रिएक्शन नहीं मान रहे, इंस्टेड वो मल्टी ईयर कमिटमेंट्स कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो 2014 से 25 का डिफेंस स्पेंडिंग कंपैरिजन है, इसमें ये ट्रेंड क्लियरली विजिबल है। यह एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है इवेंट ड्रिवन स्पेंडिंग से लॉन्ग टर्म पॉलिसी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट की तरफ। और दुनिया में जो भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है, वो इंडिया जैसे एस्पायरिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन इंडिया की डिफेंस स्टोरी सिर्फ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन से ड्रिवन है। नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बिल्ड करना है और इंडिया को एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस के रूप में एस्टैब्लिश करना है। इंडिया काफी सालों तक दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से एक रहा है। रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट, T-90 टैंक्स, S-400 मिसाइल सिस्टम्स, फ्रांस से राफेल जेट्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स और यूएस से सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योर किए गए हैं। ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है। यह नेट इंपोर्टर से एक नेट एक्सपोर्टर बनने के डायरेक्शन में है। फोकस अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पर नहीं, बल्कि एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को इंडिया में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने पे है। और यहीं पर आता है आत्मनिर्भर भारत का कोर विजन, इंपोर्ट डिपेंडेंस को ग्रेजुअली कम करना और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना। आज के टाइम में यह इंडिया के डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। FY 26-27 में अगर हम डिफेंस बजट को देखें तो लगभग 7.85 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। यह एलोकेशन 15% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री एलोकेशन डिफेंस बन चुका है। लेकिन असली स्टोरी बजट साइज नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसे कहाँ स्पेंड हो रहे हैं। बजट का एक सबसे बड़ा हिस्सा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड करना। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंपोर्ट्स रिप्लेस करना नहीं है, गोल है कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इकोसिस्टम बिल्ड करना है जो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्रिएट करे और इंडिया को एक फ्यूचर रेडी डिफेंस नेशन बनाए। अब तक हमने डिफेंस सेक्टर के पास्ट और प्रेजेंट को समझा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है। इंडिया की डिफेंस एम्बिशंस सिर्फ बजट या अगले कुछ सालों तक लिमिटेड नहीं है। डिफेंस विजन 2047 एक 2 डेकेड रोड मैप प्रेजेंट करता है जो 3 डिस्ट्रिक्टिव हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला आत्मनिर्भर, जो है 2025 से 2031। इस फेज का फोकस है सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनाइजेशन को एक्सेलरेट करना।
सेकेंड फेज है अग्रानी, दैट इज 2032 टू 2038। इस स्टेज में ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडिया एक मेजर डिफेंस ग्लोबल एक्सपोर्टर बने। एंड लास्ट फेज इज अतुल्य, जो है 2039 से 47। और ये विजन है कि इंडिया 2047 में एरोस्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज में ग्लोबल लीडरशिप एस्टैब्लिश करे। अगर इस पूरी जर्नी को सिंपल वर्ड्स में समझे तो इंडिया का डिफेंस एवोल्यूशन कुछ इस तरह होगा: इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर एंड इवेंचुअली टेक्नोलॉजी लीडर। यह सिर्फ 5 साल की स्टोरी नहीं है, यह एक 20 ईयर स्ट्रक्चरल रोड मैप है। और इसी वजह से डिफेंस को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट थीम माना जा रहा है, ना सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मार्केट नैरेटिव। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या इंडिया इतना डिफेंस स्पेंडिंग सस्टेन कर पाएगा, साथ ही अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन कर पाएगा? शॉर्ट आंसर इज यस। इसका रीजन यह है कि डिफेंस एलोकेशंस बढ़ने के बावजूद इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अभी भी काफी कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन नेशंस या हाईली मिलिटराइज्ड इकोनॉमीज से कंपैरिजन में रिलेटिवली मॉडरेट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का स्पेंडिंग अप्रोच पॉलिसी ड्रिवन और प्रिडिक्टेबल है, ना कि इमरजेंसी या कॉन्फ्लिक्ट या रिएक्शन। इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास डिफेंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी प्रायोरिटी सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। डिफेंस कंपनीज के लिए भी ये प्रेडिक्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। फाइटर एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स, मिसाइल सिस्टम्स या रडार नेटवर्क्स जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में कई साल लग जाते हैं। अगर प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन स्टेबल हो तो मैन्युफैक्चरर्स को फ्यूचर ऑर्डर्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बेटर विजिबिलिटी मिलती है। और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, वैसे वैसे डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ने की कैपेसिटी रहेगी बिना फिस्कल प्रेशर क्रिएट किए। इसी वजह से काफी एनालिस्ट मानते हैं कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर एक मल्टी ईयर ग्रोथ फेज में आ सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो आज यूएस और यूरोप की डिफेंस कंपनीज ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका रीजन सिंपल है, मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पर डिफेंस स्पेंडिंग कंटिन्यू रखेगी। इंडिया में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। पॉलिसी सपोर्ट, इंडिजिनाइजेशन, इंप्रूविंग ऑर्डर बुक्स और राइजिंग एक्सपोर्ट्स के वजह से लिस्टेड डिफेंस कंपनीज में काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो रहा है। यह ट्रेंड बीएसई इंडिया डिफेंस की इंडेक्स परफॉर्मेंस में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। एज ऑन जून 30, 2026, पिछले 3 साल में ये इंडेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 45% रिटर्न डिलीवर किया है और पिछले 5 साल का सीएजीआर लगभग 49% रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। इन नंबर्स को फ्यूचर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के रूप में नहीं, बल्कि सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। इसी इंडेक्स की एक और स्ट्रेंथ है इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। यह सिर्फ एक या दो लार्ज कैप कंपनीज पर नहीं डिपेंड करता है। इसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम्स, नेवल शिप बिल्डिंग, प्रेसिशन इंजीनियरिंग और एरोस्पेस कंपोनेंट्स जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स का एक्सपोजर मिलता है। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी काफी कंपेलिंग नजर आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि एक इन्वेस्टर इस थीम में कैसे पार्टिसिपेट करे। अब जब हम अपॉर्चुनिटी और सेक्टर दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड समझ चुके हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस थीम में इन्वेस्टर्स कैसे पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले डिफेंस को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरल थीम के रूप में देखिए, जो कई स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे बेस्ड है। पॉलिसी सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस विजन 2047, राइजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स और सस्टेन्ड कैपेक्स। लेकिन साथ ही साथ एक बात जरूरी है याद रखना, डिफेंस सेक्टर्स ने पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखी है और कई डिफेंस कंपनीज एलिवेटेड वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड कर रहे हैं। इसी वजह से काफी इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स की जगह डिफेंस ईटीएफ्स को प्रेफर करना चाहिए। रीजन सिंपल है, डिफेंस सेक्टर सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड नहीं है। इस इकोसिस्टम में फाइटर एयरक्राफ्ट, नेवल प्लेटफॉर्म्स,
मिसाइल्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार सिस्टम्स और एरोस्पेस कंपोनेंट्स जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स शामिल है। बीएसई इंडिया डिफेंस इंडेक्स इस ब्रॉडर इकोसिस्टम को कैप्चर करता है। इस इंडाइसिस के पोर्टफोलियो में एचएएल, बीईएल, माजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और भारत डायनामिक्स जैसी लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो में सोलार इंडस्ट्रीज और भारत फॉर जैसी प्राइवेट कंपनीज भी है जो आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज का एक डाइवर्सिफाइड मिक्स ऑफर करता है इन्वेस्टर्स को, और इससे क्या होता है, स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क कंपैरेटिवली काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो बीएसई इंडिया डिफेंस इंडेक्स आपको उन कंपनीज का एक्सपोजर देता है जो कल इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। यह एक 34 स्टॉक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें लार्ज कैप और नॉन लार्ज कैप कंपनीज के साथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर का बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। लेकिन डिफेंस सेक्टर इनहेरेंटली काफी वॉलेटाइल हो सकता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच जैसे ईटीएफ, एफओएफ, सिप्स या फेज्ड एलोकेशंस टाइमिंग रिस्क को काफी रिड्यूस करने की मदद कर सकता है। और हमेशा याद रखिए, डिफेंस आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हराइजिंग के अकॉर्डिंग फिट बैठना चाहिए। अगर आप ईटीएफ्स के कॉन्सेप्ट से नए हैं तो क्विकली समझते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, होल मार्केट इन वन ट्रेड। एक ही ट्रेड में डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ कंपनीज या पूरे सेक्टर का एक्सपोजर एक शॉट में ले सकते हो। सेकेंड है इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक स्टॉक नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होती है। थर्ड एडवांटेज, लोअर कॉस्ट। पैसिव मैनेजमेंट की वजह से ETFs जनरली एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से चीपर होते हैं। फोर्थ एडवांटेज, ट्रेड्स लाइक अ स्टॉक। मार्केट आवर्स के दौरान आप लाइव प्राइजेस पे बाय या सेल कर सकते हैं। एंड फिफ्थ एडवांटेज, स्टार्ट स्मॉल। छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हो ETF इन्वेस्टिंग। एंड लास्ट, एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट टीम। चाहे ब्रॉड मार्केट हो या डिफेंस हो या IT हो, ऑयल या एनर्जी हो, ETFs आपको डिफरेंट थीम्स का एक्सपोजर देता है। एंड इसमें कोई भी फंड मैनेजर रिस्क नहीं है क्योंकि रिटर्न्स किसी फंड मैनेजर के स्टॉक पिक्स पर डिपेंड नहीं करते बल्कि अंडरलाइंग इंडेक्स कौन सी ट्रैक हो रही है उस पर डिपेंड करते हैं। टू कंक्लूड, डिफेंस का इन्वेस्टमेंट केस सिर्फ करंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। यह 3 स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स पे बेस्ड है। पहला, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है। दूसरा, इंडिया आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस विजन 2047 के सपोर्ट से एक डिफेंस इंपोर्टर से सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरर और एक एमर्जिंग एक्सपोर्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और तीसरा, इंडिया की लिस्टेड डिफेंस कंपनीज इस ट्रांसफॉर्मेशन का बेनिफिट एक्सपांडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इनोवेशन और राइजिंग एक्सपोर्ट्स के थ्रू उठा रही है। आने वाले डेकेड्स में इंडिया ग्लोबल डिफेंस लीडर बनेगा क्या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, डिफेंस अब सिर्फ एक सेक्टर नहीं रहा है जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर रिएक्ट करता है। यह धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चरल पिलर बनता जा रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.